इजराइल के एक बहुत बड़े सिक्योरिटी के अधिकारी हैं, वो दिल्ली दौरे पे आए थे डोवाल साहब से मिलने के लिए। वो मुझे डिनर पे मिले और मेरी बातचीत हुई, और ये मुझे लगता है फरवरी या मार्च की घटना है 2025 की। और उन्होंने मुझे बोला कि आदित्य बी वेरी केयरफुल। तो मैंने क्या हुआ? बोला नो, इंडिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, इंडिया को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो मैंने क्या? बोला आने वाले हफ्तों में कुछ बड़ा होने वाला है। बोला क्या होने वाला है? बोला मुझे नहीं पता, बट कुछ तो होने वाला है। 1 महीना हुआ और पहलगाम की घटना हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और उसके बाद अगस्त के महीने में मैं यरूशलेम गया। मुझे नेतन्याहू ने बुलाया एक मीटिंग के लिए, मेरे साथ 10 और भारतीय पत्रकार थे। मैंने नेतन्याहू से पूछा कि क्या इजरायली हथियार ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए थे? तो नेतन्याहू ने मुझे बोला, देखिए इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इंडिया को जितने भी हथियार हमने आज तक दिए हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कामयाब हुए हैं। तो ये है इंडिया और इजराइल की कहानी। आपने पहले भी देखा कि जब बालाकोट होता है, स्पाइस बॉम्ब गिराए जाते हैं बालाकोट में, वो कहाँ से आए? वो इजराइल से आए। तो इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस कॉपरेशन है या सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, वो जितना हमें दिख रहा है उससे 1000 गुना ज़्यादा है। हमारे राफेल गिरे थे? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि राजेश ने भी क्लेम किया ये बात, बीइंग अ जर्नलिस्ट, उन्होंने क्लेम किया कि 2-3 उनके पास कहीं उड़ती उड़ती खबरें आई थी या फोटोज आई थी। हालांकि ऐसे कोई सार्वजनिक वीडियोस नहीं आए, जैसे पाकिस्तान में जितना हमने ठोका था वो सब वीडियोस में दिख रहा था। देखिए मुझे लगता है कि हम आजकल के युग में चीज़ें छिपा नहीं सकते। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है और लोग हर जगह कैमरा लेकर चले रहे हैं। तो अगर हमें कुछ छिपाना होता या दिखाना नहीं होता तो मुझे लगता है चीज़ें तो बाहर आती कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे। तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान परस्त बहुत सारे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बताया गया था कि 3 एयरक्राफ्ट थे और 2 ड्रोन्स थे जो गिराए गए, लेकिन तथ्य सामने नहीं आए। मैं नहीं कर रहा कि गिराए गए या नहीं गिराए गए, क्योंकि मेरे पास तथ्य नहीं है। अगर तथ्य होंगे तो मैं बोलूँगा। ऐसा बताया गया था कि राफेल था या एक आई थिंक मिराज 2000 था और एक मिग था, ये गिराए गए थे और 2 ड्रोन थे। लेकिन जब तक तथ्य नहीं आएंगे, जब तक बताया नहीं जाएगा, जब फ्रांस ने भी खुद बोला कि हमको पता नहीं है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जब तक ऐसा नहीं आएगा तो तब तक तो प्रोपेगेंडा माना जाएगा। तो मुझे लगता है, लेकिन अगर गिराए भी गए हों 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो वो हमले के लिए तो है, वो गिरने के लिए ही तो है। मतलब वो नेशनल म्यूजियम जो इंडिया का है उसमें दिखाने के लिए तो है नहीं। आप देखिए ना, ट्रंप क्या करता रहा, एक साइकोलॉजिकल गेम खेलता रहा इंडिया से। 70 से अधिक बार उसने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने सीज़फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। उसको कोई हिस्ट्री नहीं पता इंडिया पाकिस्तान में क्या युद्ध है, क्या आतंकवाद हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कह रहा है मैंने सीज़फायर कराया, मैंने न्यूक्लियर वॉर जो है बचाया है। और उसके बाद वो एक लाइन बार बार कहता था 6 जेट गिरा दिए हैं, जो वो देश का नाम नहीं बोलता था, वो कहता था 6 जेट गिरे हैं, फिर कहता था 7 जेट गिरे हैं। अब उसका लेटेस्ट था 12-13 जेट आज तक गिरे हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए शुभांकर, 40 दिन जो है युद्ध चला अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, कितने अमेरिका के जो हैं फाइटर जेट गिरे, कितने रडार जो हैं उनके तबाह हुए, कितने एवैक्स जो हैं या जितने भी उनके एयरफोर्स का साजो सामान है वो गिरा। मैं एज एन इंडियन सल्यूट करता हूं कि जैसा उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन अपने कर्नल के लिए, एयरमैन के लिए किया, कोई देश ऐसा नहीं कर पाता। करता भी तो शायद सफल नहीं होता, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने वो रेस्क्यू किया, अद्भुत। मैं एज अ मिलिट्री टू मिलिट्री, एज अ समबडी हु कवर्स मिलिट्री वेरी क्लोजली, आई सैल्यूट दैट। लेकिन ट्रंप का ये बार बार इंडिया को प्रेशर टैक्टिक्स करना कि भाई मैं ट्रेड डील तभी करूंगा अगर आप मुझे नोबेल प्राइज देंगे, ये करेंगे, ये तो मतलब ये बचकानी हरकतें हो गई। मुझे नहीं लगता कि इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ईरान ने अमेरिका के दांत तो खट्टे किए, बिल्कुल किए, जबरदस्त किए। क्योंकि अगर आप इस धमकी पर आ गए कि आज रात सब मिटा दूंगा मैं, इसका मतलब आप बहुत डेस्परेट थे कि वॉर रुक जाए, अब बहुत नुकसान हो गया। ईरान भी जो शिया लोग हैं ना, वो फाइटिंग कॉम है। पर्शियन कॉम जो है वो फाइटिंग कॉम है, उनकी सिविलाइजेशन है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं 2 मिनट में सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। और ये ट्रंप का ट्वीट भी आया था कि आज रात जो है सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बकवास था। ये एक नैरेटिव सेट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, उनको एक सीज़फायर करना पड़ेगा। डेस्परेट थे ट्रंप, मतलब उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था। तो इसलिए उन्होंने एक सिचुएशन बनाई, नैरेटिव, और लोग बात करने लगे अरे न्यूक्लियर वॉर होगा, अरे सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, क्या अमेरिका न्यूक्लियर वेपन करेगा। हिरोशिमा नागासाकी के विजुअल्स लोगों के याद आ गए कि ऐसा हो सकता है। तो
इमीडिएटली 12 घंटे बाद उन्होंने बोला आप सीज फायर हो गया भाई, खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि ये वॉर सीज फायर में जाएगी? देखिए सीज फायर तो चल ही रहा है अभी, लेकिन नहीं 14 दिन का सीज फायर है। 14 दिन का सीज क्या ये 14 दिन टिकेगा और क्या उसके बाद वॉर रुकेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा कंसेंसस हो सकता है, क्योंकि आप डिमांड्स देखिए। ईरान कहता है कि सबसे पहले आप गारंटी दीजिए कि आप आगे कभी हमला नहीं करेंगे हमारे ऊपर। ईरान कहता है कि जितना भी आपने आज तक हमें डिस्ट्रॉय किया है इसके लिए कॉम्पनसेशन दीजिए हमें। और ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है आज से हमारा वहाँ पर ईरान का डोमिनेंस रहेगा और ओमान के साथ मिलके हम वहाँ पर एक जो है दुगना लगा लेंगे आपसे वहाँ पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, 2 मिलियन टोल टैक्स देना पड़ेगा हर शिप को, और जितने भी शिप आए, अमेरिका आए, यूरोप आए, इंडिया आए, जितने भी आए उनको देना पड़ेगा, और ओमान और ईरान आपस में वो बांटेगा। क्या अमेरिका, क्या इजराइल कभी ये मानेगा? और दूसरी तौर पे अमेरिका और इजराइल कहते हैं कि आप गारंटी दीजिए ईरान कि आज आगे आप कभी न्यूक्लियर जो है यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, आप गारंटी दीजिए। आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा प्रोग्राम है इसको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा, तहस नहस करना पड़ेगा। क्या ईरान कभी ये मानेगा? क्या उनको अपनी सिक्योरिटी का ये जिक्र नहीं करना? अब ये आप कह सकते हैं कि पब्लिक पोस्चरिंग कुछ और होती है और डिप्लोमेटिक चीज़ें अलग होती हैं। जब आप बातचीत की मेज़ पे आते हैं तब चीज़ें सीरियस हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। लेकिन पहले तो मैं पाकिस्तान को कैपेबल नहीं समझता कि वो ऐसा कोई सीरियस डायलॉग या कंसेंसस ला सकते हैं। और उसके बाद भी जो सीरियसनेस हमने उस ड्राफ्ट ट्वीट के बाद तो मैंने कहा यार क्या ही शहबाज शरीफ एक आमिर खान की मूवी आई थी गजनी जी, उसमें एक्टिंग सुनील ग्रोवर ने एक्टिंग की थी हाय तो मुझे वो शहबाज शरीफ ही लग रहे थे कि मतलब आप इतनी ऐसी एक्टिंग मत करो कि आप पकड़ जाओ। देखिए एक्टिंग पे मुझे एक वाकया याद आया, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपको बताऊं कि आई थिंक 370 हुआ था, तो मुझे किसी एक पत्रकार ने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, बोला मैं लंदन से हूँ, टेलीग्राफ में हूँ, और मैं उस वक्त कश्मीर में था तो इंटरनेट मिल नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला यार इंटरनेट नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, तो बातचीत नहीं हुई। उसके बाद गलवान की घटना घटती है, तो गलवान की घटना के अगले दिन उसने मुझे कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप पे कॉल किया, और थोड़ा मैं एक्सेंट जो था वो पंजाबी टाइप था, बोला मैं कुछ तो नाम बोला और बोला मैं लंदन से हूँ, हमारी मुलाकात हुई है कई साल पहले, हम प्रेस क्लब में मिले हैं लेकिन बातचीत नहीं हुई, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो मैं ये गलवान के बारे में पूछना चाह रहा था, क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी क्या ट्रूप मूवमेंट कर रही है वहाँ पर, माउंटेन डिवीजन भेजा जा रहा है, कब भेजा जाएगा, वहाँ पर कहाँ पर होगी डिप्लॉयमेंट, कुछ चीज़ें आप मेरे को बता पाएँ। तो मैंने बोला, मुझे पहले तो मैंने बात की, फिर मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उसको सिंपल बोला, मैंने कहा देखो यार आपको भी पता है ये मोदी सरकार कैसी है, कुछ नहीं बताती, कुछ बस प्रेस रिलीज इशू करती है, कुछ ये नहीं बताते, कुछ चीज़ लीक ही नहीं होती। तो बोला चलो ठीक है आप कुछ पता कर लो, अगर कुछ पता चलेगा मैं कल फिर से फ़ोन करूँगा। मैंने इमीडिएटली आईबी को और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी को फ़ोन किया और ये नंबर दिया। तो मैंने बोला कुछ शक हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने साउथ एशिया ब्यूरो चीफ को फ़ोन किया टेलीग्राफ के और बोला ये नाम का बंदा काम करता है, बोला नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो मुझे आईबी और इनने बोला कि अगली बार कॉल आए तो आप रिकॉर्ड कीजिएगा। तो बोला ठीक है। तो अगली बार कॉल आया तो बोला सेम बातचीत हुई, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। तो मैंने यार कुछ नहीं बता रहे, मैंने बड़ी कोशिश की, मोदी सरकार कुछ बता ही नहीं रही क्या हो रहा है कैसे, जो पब्लिकली अवेलेबल है वही हो रहा है। तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके मैंने दिया। फिर मेरे को बताया गया कि ये आईएसआई का बंदा है कराची से, जो ये जर्नलिस्ट को और ये खासकर आर्मी के लोगों को फ़ोन करता है। क्या करता है, अगर कोई मेजर है तो वो उसके कर्नल की एक्टिंग करेगा, अरे अभिजीत आई एम योर कर्नल स्पीकिंग, गिव मी दोज फाइल्स इमीडिएटली, सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, इन 5 minutes सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, ताकि चीज़ें लीक हो, ये हो। अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो बोला कि खासकर वो आर्मी के लोगों को पूरे कश्मीर में, पंजाब में फ़ोन करता रहा है चीज़ें निकालने के लिए, और पहली बार है कि ये जर्नलिस्ट को फ़ोन कर रहा है। तो उन्होंने वो नंबर और वो आवाज़ को मैच किया और बोला ये कराची से आ रहा है। तो मतलब नंबर, ये तो इंडियन नंबर है। बोला ये नंबर क्या हुआ है, पाकिस्तान हाई कमीशन में कोई इंटेलिजेंस का बंदा काम करता था, उसने कहीं चांदनी चौक से या कहीं से ये नंबर लिया है, और इस पे नंबर सेल सर्विस से तो नहीं चल रही, बट व्हाट्सएप चल रहा है। हाँ, एक बार व्हाट्सएप लॉगिन कर लीजिए तो कहीं भी जाइए चलता रहता है, चलता रहेगा। और उसके बाद मैंने अगले 1 साल तक, 2 साल तक कई ऐसे पत्रकारों को देखा कि उनके पास भी ये कॉल आए। तो देखिए क्या साजिश होती है।